गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक फिर नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं और जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री से गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के यानी गुप्तोत्तर काल के जो टीजीटी पीजीटी या अन्य गवर्नमेंटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो पर या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग अपने वीडियो को एक बार फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कौन कौन से उपयोगी यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग शासक एवं उपलब्धियां, मुद्रा, कृषि, कर, उद्योग इत्यादि के बारे में हम लोग एक एक क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये जो गुप्तोत्तर युग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुप्त और गुप्तोत्तर युग के जो शासक हैं या उन्होंने क्या उपलब्धियां की थी हासिल और उनकी क्या मुद्रा थी, किस प्रकार से कृषि और कर और उद्योग लागू किए थे, उन सब के बारे में हम लोग एक एक क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। यानी गुप्त वंश ने अवधि शासन किया था 319 से और 500 ईस्वी तक ये गुप्त वंश चला था। और गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आरआरबी कोलकाता टीसीसीसी 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आपके लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन की आरआरबी गोरखपुर में जीजी, आरआरबी मुंबई भोपाल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो किसके शासन के बारे में सूचना प्राप्त करता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। क्योंकि ये आईएएस का भी क्वेश्चन है, आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके बारे में यानी सैन्य अभियान के, तो वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। यानी प्रयागराज इलाहाबाद जो है वो समुद्रगुप्त के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में एक कौशल के शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम ये आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें कौशल के शासक का नाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के, सॉरी इसमें महेंद्र इसका करेक्ट है, यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के जो शासक का नाम था वो क्या था? महेंद्र था। करेक्ट, इसको एक बार ध्यान रखें, महेंद्र था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो लेख मिला है वो जहांगीर का मिला है। किसका मिला है? जहांगीर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्व्या पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, यानी पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी तो वो किसकी थी? तो पृथिव्या जो है प्रथम वीर उपाधि जो थी वो समुद्रगुप्त की थी। किसकी थी? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? जिसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। उन चार ऑप्शनों में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो जो देवगुप्त था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। यानी गुप्त राजा का एक अन्य नाम था देवगुप्त, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि शक विजेता किसे जाना जाता था? तो जो शक विजेता है वो किसे जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? तो वो है गुप्त। यानी जो गुप्त थे वो राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था तो वो स्कंदगुप्त है। यानी गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था तो वो स्कंदगुप्त हैं, जिन्होंने गुप्त सम्राट के हूणों को पराजित किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो वो भीतरी स्तंभ लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। भीतरी स्तंभ लेखों के द्वारा स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसके अभिलेख हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में जो एक पतन था जिससे उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था वो है ताम्र लिपि। ताम्र लिपि जो है वो गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार को संचालित करता था एक पतन के रूप में। उसका नाम था ताम्र लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक बार पूछा भी जाता है, जो कि जीआईसी यूपी प्रवक्ता में पूछा गया। तो लीलावती के जो लेखक थे वो भास्कराचार्य हैं। कौन थे? लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वो था छापाड़क। कौन था? छापाड़क। यानी चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से कौन एक फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वह था छापाड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था?
तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार, यानी गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, वो दीनार के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था, तो वो रूपक दिया गया था। यानी गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम से दिया गया, तो वो रूपक के नाम से दिया गया, और स्वर्ण मुद्रा को दीनार के नाम से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जो गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जो सिक्के जारी किए थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। किसने किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, तो रजत सिक्के जो जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। यानी गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वो प्राकृत में बोलते थे। किसमें? प्राकृत एक जो भाषा है उसमें नाटकों में, संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो एरड़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एरड़ से प्राप्त हुआ है सती प्रथा का अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो जो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वो थी गुप्त काल की। तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी क्रमिक पतन से। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो गुप्त वंश के लोगों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? तो वो गुप्त वंश में, गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। प्राचीन भारत में किस वंश को शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता? तो गुप्त वंश में कहा जाता था। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है। चार ऑप्शन जिनमें से इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है, जिसमें स्त्रियों की जो पुरुषों से बराबरी थी? जैसे गुप्त काल, चोलों में, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्त्रियों से बराबरी थी, लगभग किसी ऐसा कोई काल नहीं था, क्योंकि पहले स्त्रियों को एक छोटे क्रम में माना जाता था, पुरुषों को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी, वो उपज का छठवां भाग था। कौन सा था? छठवां भाग था। का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः खष्टांश या 1/6 होता था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, बिना जोती गई भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि। तो किस भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना जोती गई भूमि को अप्रहत कहा जाता था।
दोस्तों वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अपृहत या परति कहा जाता था। यह गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था का एक टर्म है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वानों को? तो सही उत्तर है ब्राह्मणों को, ऑप्शन सी। दोस्तों गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक, भागम, हिरण्य, उद्रंग या उपरनिका? तो सही उत्तर है सिंचाई कर जो प्राचीन भारत में था इसको उदक भोग या जो है उदक भोग कहा जाता था या उदक भाग कहा गया है। तो याद रखिएगा उदक भोग या उदक भाग। दोस्तों ये आपका इसमें कोई भी उत्तर आपका सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि विदक भागम दिया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग या उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर जो है आपका सटीक नहीं होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये आपके लिए कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा गया है? तो उदक भाग या उदक भोग कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत का दर्शन या भारत की यात्रा की तो वो कौन था? सही उत्तर है सुंग युन। सुंग युन, देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। तो वर्ष याद रखिएगा 518 ईस्वी में सुंग युन भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक या दर्शन प्रणाली क्या है? ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो सही उत्तर सांख्य दर्शन। दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आप जानते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चारवाक, बौद्ध या सांख्य? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चारवाक। दोस्तों चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या भक्ति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर काम, ऑप्शन सी। देखिए चारवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में से काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो सही उत्तर है गौतम ने, ऑप्शन बी। दोस्तों आप याद रखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो याद रखिए पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं जबकि उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जैमिनी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो सही उत्तर है कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय या योग? तो सही उत्तर है मीमांसा, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है
और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या फिर मीमांसा से। तो सही उत्तर है मीमांसा से। दोस्तों याद रखिएगा, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृष्ट शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शन है मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो इसमें बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय खट दर्शन का भाग कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है लोकायत और कापालिक, ये भारतीय खट दर्शन के भाग नहीं हैं। दोस्तों मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग ये भारतीय खट दर्शन के भाग हैं, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय खट दर्शन के भाग नहीं हैं। अगला प्रश्न है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक या सांख्य? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों लोकायत दर्शन जो है ये चारवाक को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, महात्मा बुद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है शंकराचार्य। दोस्तों याद रखिएगा, अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? आपको बताना है शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि को। तो सही उत्तर है शंकर को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, शंकर या आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता और हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण दार्शनिक थे और बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को उन्होंने अपने दर्शन में शामिल किया, जिस कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति या योग? तो ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? आपको बताना है ज्ञान, कर्म, भक्ति या योग। तो सही उत्तर है ज्ञान के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए, अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन तो मौखर शासकों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 51 में कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षचरित नामक जो पुस्तक लिखी वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? जो सम्राट हर्ष थे उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो स्थानांतरित की थी वो कन्नौज की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
और अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो वो कौन से दो सम्मेलन थे जिसका आयोजन किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट जो हो जाएगा, चार ऑप्शनों में से देखेंगे इसमें हम कौन सा करेक्ट है, वो ए नंबर करेक्ट है। कन्नौज तथा प्रयाग में दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवि बाण निवासी था, यानी जो कवि बाण थे वो कहाँ के निवासी थे? जैसे कि पाटलिपुत्र के, थानेश्वर के, भोजपुर के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि बाण थे वो इनमें से किसी भी जगह के निवासी नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ह्वेनसांग बहुत ही सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे, क्योंकि यह एक राजदूत के रूप में आए हुए थे सम्राट हर्ष के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो ह्वेनसांग यात्री चीनी यात्री थे, उन्होंने अपनी शिक्षा भारत में आकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सी यू की नामक यात्रा विवरण जो जुड़ा है वो ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। ह्वेनसांग ने एक यात्रा की थी जिसका नाम था सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक जो हैं भारत का जो उल्लेख किया था वो इन तू नामक से किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चीनी लेखक जो भारत का उल्लेख किया था इन तू नामक से किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था जिसमें आग लगा दी थी? तो उसका जो मुख्य कारण था वो इन चारों में से एक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो विनाश का कारण था वो मुस्लिम समाज था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है भारत का? जैसे कि नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा, तो इसमें नालंदा जो है वो सबसे प्राचीन बिहार है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था वो कन्नौज में था। कहाँ पर? कन्नौज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो आदि शंकराचार्य थे वो उनका जन्म भारत में कहाँ हुआ था? जैसा कि कश्मीर, केरल में, तो इनका जन्म हुआ था केरल में, जो कि साक्षरता दर के लिए सबसे आगे राज्य है केरल भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं? जैसे कि हमारे पास चार ऑप्शन है, और इन फोर ऑप्शन में से जो चार मठ कहाँ स्थित हैं आदि शंकराचार्य के, तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ये चार जगह पर आदि शंकराचार्य ने अपने मठ जो है चार स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से चार धाम में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? मानसरोवर जो है, क्योंकि मानसरोवर जो है एक झील है जो इसमें सम्मिलित नहीं है।
पुरी, द्वारका, रामेश्वर एक 4 धाम में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड, ये करेक्ट है। भवपूर्ति कनौज के यशोवरा, ये सुमेलित है। यानी हर्षेड, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार हर्षेड जो है हर्ष से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो लौह स्तंभ है वो बनवाया गया था कुतुब मीनार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बारह मिहिर थे एक महान। यानी जो 12 मिहिर जो थे वो कौन थे? कवि थे या दार्शनिक थे या खगोलविद या ज्योतिषी? जो 12 मिहिर थे एक महान थे खगोलविद, यानी खगोलाचार्य के रूप में 12 मिहिर एक प्रसिद्ध महान थे खगोलविद, जो कि रेलवे एनटीपीसी में 2016 में आया। आरआरबी, यानी ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक रहा। 12 मिहिर जो एक थे खगोलविद थे। चलिए नेक्स्ट, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। तो आर्यभट्ट जो है वो किसके भारत में किस लिए प्रसिद्ध थे? वो एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट है। आर्यभट्ट भारत के जो प्रसिद्ध थे वो एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो वो किया था, जैसे ही 4 ऑप्शनों में कुमारगुप्त करेक्ट है। शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था तो वो कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत में चीनी भाषा में किया? तो वो कौन सा करेक्ट है हमारा? फान, आई चिंग, हुएनसांग, देशो। तो इसका आई चिंग जो है वो करेक्ट है, जो कि बौद्ध संत और भारत तीर्थयात्रियों ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं में अनुवाद संस्कृत चीनी भाषा में किया था, आई चिंग। इसमें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं तो आप लोग बने रहें। किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? तो किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे? वो हुएनसांग ने कहा है कि तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी किस प्रकार से सबसे पहले भारत में यात्री आए थे? तो वो यात्री थे सबसे पहले जो भारत में आए हुए थे। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा हमारा करेक्ट है? हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे पहले जो भारत आए थे वो हेनसांग, फिर इत्सिंग, फिर थॉमस रो। इस प्रकार से ये यात्रियों का सबसे कालक्रम कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन ने शासन किया था। यानी जो हर्षवर्धन है उसने किस शताब्दी के दौरान शासन भारत में शासन किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो वो बाणभट्ट ने लिखी, जैसा कि अभी पिछला एक क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। तो हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो वो बाणभट्ट ने लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 76 की ओर बढ़ेंगे।
अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। और अब हम लोग 75 की जो श्रृंखला है वो पूरी हुई है और अब हम लोग आगे जो बढ़ते हैं 76 की ओर। हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था। तो वो कौन था? शशांक था। यानी कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो वो शशांक था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? यानी हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो शहर था वो कन्नौज था। कौन सा था? कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप जो है वो किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर जैसे 4 ऑप्शन है। ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी असम। तो कामरूप किसका प्राचीन नाम है? इसमें 4 ऑप्शनों में इसका करेक्ट आंसर हमारा है असम। यानी कामरूप जो है किसका प्राचीन नाम था? असम का था, जो कि रेलवे एनटीपीसी 29 मार्च 2016 में आया, आरआरबी इलाहाबाद में भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षेड निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था? जो हर्षेड था वो किसका राजकवि था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि शायद इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो वो समुद्रगुप्त हैं। कौन है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? हम इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को अंत करेंगे और हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका हमारा लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है हमारा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस भी करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।